हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे साइंस का मॉडल पेपर का सेट दूसरा देखेंगे। ठीक है, सेट एक हमने कर लिया जो कि मैंने बनाया था दीक्षा ऐप के प्रोग्राम से लेकर, साहित्य पब्लिकेशन की बुक से लेकर और ऑल इन वन से लेकर। मैंने सीरीज से थोड़ा कम भी लिया है क्योंकि सीरीज आपके पास है। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप शालिनी डायरेक्ट क्लासेस बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका पेपर रहता है 25 नंबर का, 1 घंटे का टाइम इंटरवल, सब कुछ वैसे सेम मैंने भी लिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक फुट में कितने इंच होते हैं? क्या पूछ रहा है? 1 फुट बराबर कितना इंच के? तो 34, 56, 12, 11। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सभी लोग बताइए। आप सभी बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी 1 फुट बराबर कितने इंच होता है। इस तरह आपको ये आकलन लगाना है कि जो मेजरिंग क्वांटिटीज़ हैं इनके क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आएंगे, साइंस में हर जगह पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर पहले का क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे 12 है। सी ऑप्शन करेक्ट। 1 फुट बराबर 12 इंच के। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट, जंतु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जंतु होते हैं, एनिमल क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं कि दोनों की कोई नहीं? एनिमल की बात की गई है, आप सभी जान रहे हैं। फटाफट बताइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि एनिमल्स क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। आप सभी को पता है ना कि एनिमल्स जो है वो हमारे परपोषी होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये डिपेंडेंट होते हैं। आगे चलिए, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक ऊष्मा का चालक सबसे अच्छा है? कौन सा एक ऊष्मा का चालक सबसे अच्छा चालक है? ठीक है, सबसे बेस्ट चालक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा पानी है, पारा है, चमड़ा है, प्लास्टिक है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? मैं सभी से जानना चाहती हूँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को बता दूं, यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर आपके सामने दिया है, वो है पारा। दैट मीन इन इंग्लिश मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में पारा कहते हैं। ये हीट का सबसे बेस्ट और उत्तम चालक होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट 3 हमने देख लिया, 3 में से 3 आपको मिल गए। फोर्थ यहाँ पे है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किया जाता है हेक्टोमीटर में, पायरोमीटर में, बैरोमीटर में। जो सौर विकिरण है, जो सोलर रेडिएशन हो रहा है, उनका आप मापन किस में करते हैं? जो मापन आप करते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब हेक्टोमीटर में, पायरोमीटर में, बैरोमीटर में, और एक और होगा? नहीं है, इसमें 3 ही ऑप्शन है। बताइए क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? सौर विकिरण का मापन किया जाता है। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो एक ही आंसर बेस्ट है, वो यहाँ पर क्या है आपको पता चल रहा है? बताइए, आप लोग कमेंट करिए, फटाफट बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, मैं देखना चाहती हूँ आप सभी का, आप सभी क्या टिक करते हैं। फटाफट डू इट फास्ट एवरीवन। विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? इस तरह आपको कई सारे मापन के आ जाएंगे। ठाकुर की बुक में शायद तीसरे या चौथे में, मुझे याद नहीं एकदम एग्जैक्ट, लेकिन ठाकुर की बुक में ये दिया हुआ है कि आप भूकंप को मापते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, और इंटेंसिटी तीव्रता नापते हैं तो क्या करते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है। लाइट ईयर को मापने के लिए क्या पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर को बहुत कुछ दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर टॉपिक आपके क्या दिया हुआ तो आपसे राइज हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे पायरोमीटर है। क्या है? पायरोमीटर से हम सौर विकिरण को मापन करते हैं। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? कौन सा ऐसा कलर है जिसके अंदर अधिकतम एनर्जी रहती है? ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर रहती है। हरा, प्रकाश, बैगनी, लाल, पीला। बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लिए, वही क्वेश्चंस मैंने कोशिश करती हूँ लो जो आपको सीरीज से मैंने खुद नहीं करवाए हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं किए, क्योंकि बच्चों का कमेंट आया कि मैम कुछ नया करवाइए, तो नया ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि लूँ ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? उचित ऑप्शन कौन सा होगा? किसका प्रकाश जो है किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किस कलर की? तो एक ही आंसर बेस्ट है, वो है बैगनी। बैगनी कलर में जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नो डाउट, मुझे उम्मीद है आप सभी को 5 में से 5 मिला होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 5 में से 5 नहीं मिला होगा।
आगे बढ़े, 5 क्वेश्चंस तो मैंने आपके नए तैयार करवा दिए। चलिए अब बारी है अतिरिक्त की, उसको भी देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ पे है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई दैट मीन लेंथ, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? आपसे यही बात पूछ रहा है। राइट आंसर है फर्मी मीटर। राइट आंसर क्या है? फर्मी मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबाई की जो इकाइयाँ होती हैं सबका एक मीटर है, एक पैमाना तय किया गया है, उसमें आपसे सबसे छोटी पूछ रहा है तो वो है फर्मी मीटर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुकूलन किसे कहते हैं? 7th क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय अडाप्टेशन? आप अडाप्टेशन से क्या समझते हैं? आपसे ये बात पूछ रहा है। अगर आप बिना देखे हुए टॉपिक को समझेंगे, अडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है सामंजस्य बनाना। ठीक है, लाइफ में एडजस्ट करना। एक प्रकार से आपको कैसी परिस्थिति मिल रही है, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को खुद में ढाल ले लेना। ठीक है, ये चीज़ होता है अडाप्टेशन। उनकी प्रकृति के हिसाब से, उनके पोषण के हिसाब से, उनके वातावरण के हिसाब से उसमें सर्वाइव कर जाना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा जाना, यही होता है सामंजस्य एक प्रकार से, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी भी होता है। ठीक है, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं जो किताबी तौर पर लिखा जाता है। देखिए, अनुकूलन से तात्पर्य उस अवस्था से है, अनुकूलन का मतलब उस एक स्टेज से है जब जीवों में होने वाली कोई भी शारीरिक, फिजिकल, संरचनात्मक, क्रिएटिविटी अथवा व्यवहारात्मक बिहेवियर परिवर्तन के कारण जीव किसी विशेष आवासीय परिस्थिति में रहने के लिए विशेष लक्षण और विशेष दक्षता प्राप्त कर लेता है। क्या है? प्राप्त कर लेता है, यानी कि अर्जित कर लेता है, यानी कि अर्न कर लेता है, यानी कि सीख लेता है। ठीक है, होती नहीं है, सीखता है वहाँ पे रह के, कोई विशेष लक्षण को, कोई विशेष क्वालिटीज़ को, कोई विशेष एबिलिटी को। दक्षता की इंग्लिश एबिलिटी होती है। वहाँ पे आवासीय परिस्थिति, जो वहाँ पे एकदम लोकल एरिया का रहने का जो भी सब कुछ है, उसके हिसाब से जो चीज़ें वो सीख लेता है, वही अनुकूलन है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्या है, अर्थात उस विशेष वातावरण, उस स्पेशल इन्वायरमेंट या परिस्थिति, सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, खुद को ढाल लेते हैं, ऐसी स्थिति को अनुकूलन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत बेसिक सी बात आपको साधारण शब्दों में समझाई गई है, किसी का गलत नहीं होगा। अगर आपको अनुकूलन से टॉपिक आता है तो आप इसको कर ले जाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगी, अनुकूलन के टॉपिक से जंतुओं का अनुकूलन और पौधों के अनुकूलन से प्रश्न आता है, खासकर रेगिस्तान वाले। ठीक है, तो गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे चलें, नेक्स्ट, पौधे के अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने पौधे का तो ले लिया, एक दायित्व तो मैंने निभा दिया, अब जंतु का आप पढ़ लीजिएगा, वरना मैं नेक्स्ट पेपर करवा दूंगी तो उसमें मैं आपका जंतु का, क्योंकि अडाप्टेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चंस लूँ, वही टॉपिक चुनूँ जो कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। मॉडल पेपर जो मैं सेट कर रही हूँ वो कुछ सोच के सेट कर रही हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको यह जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, शाम को मैं रोज़ डाल देती हूँ, दिन भर की सारी क्लासों का। ठीक है, 2 हो या 3 क्लास हो, आप वहाँ से ले लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। आगे बढ़ें, देखिए, पौधे के अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? प्लांट में जो अडॉप्टेशन हो रहा है उससे आप क्या समझ रहे हैं? जो जंतु व वनस्पति जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ मिट्टी, पानी, हवा, टेम्परेचर आदि सभी भूमि एवं जो बाहर के कारक होते हैं उनके अनुरूप अपने आप को बना लेता है और उसी में वृद्धि करता है, प्रजनन करता है और अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करता है। सही बात कही गई है कि कोई भी पौधा वो कहीं भी जन्म नाली में ले रहा है। देखिए, बहुत कभी कभी अक्सर होता है कि हम आम की गुठली खाकर फेंक देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पे उस गुठली से आम का पेड़ निकल जाता है। होता है ना, आप करेले का बीज, करेला खाइए, उसके बाद आप कचड़े में फेंक दीजिए तो वहाँ पे करेला जम जाता है। आप सब्जियों में अक्सर देखने को मिलता है तो टमाटर जम जाता है। ये सब ऐसे होते हैं जो बीजों से जन्म, तो अब क्या हुआ, वहाँ अगर आप लगा रहे हैं तो आप एक नया कल्चर देंगे, लेकिन वो कहीं जन्म ले लिया है तो वहीं वो वहाँ के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर जाएगा, वो अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाता हुआ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो जंतु या वनस्पति जहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ बर्थ लेते हैं, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की पानी, हवा को सह लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग उस हवा पानी के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। इस प्रकार से पौधों में अनुकूलन होता है। ठीक है, जलीय अनुकूलन और स्थलीय अनुकूलन पौधों में अलग अलग होता है, इसको थोड़ा ब्रीफ में देख लीजिएगा क्योंकि आपको प्रश्न हो सकता है कि पूछ ले। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि फोर्स किसे कहते हैं? देखिए, बल वह बाह्य कारक है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की अवस्था, जो किसी थिंग्स की स्टेट
स्थिति यानी कि पोजीशन, आकार यानी कि शेप, आकृति यानी कि शेप, आकार आकृति दोनों सेम में परिवर्तन करता है, में चेंजेस ले आता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर चेंजेस नहीं ले आ पाया तो निरंतर लगा हुआ है, ये होता है बल। बल का मतलब क्या है कि आप अगर खड़े हैं नॉर्मली तरीके से, आपको कोई पीछे से आकर धक्का दे दे तो उसने आपके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, और या तो आप गिर गए या तो आप 4 कदम और आगे चल गए, ठीक है। या तो आप बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, किसी ने बल लगा के आप पे रोकने की कोशिश की, तो या तो आप गिरेंगे तो या तो आप रुक जाएंगे। तो क्या किया, फोर्स लगा के आपकी पोजीशन को चेंज किया। आप खड़े थे, ठेल दिया तो आप आगे 2 कदम बढ़ गए, तो स्टेट चेंज हो गई ना आपकी। गिर गए तो आकार आपका चेंज हो गया। अगर आप 4 कदम आगे बढ़ गए तो भी आपकी पोजीशन चेंज हो गई। या आप बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और ब्रेक लगा के आपको रोकने की कोशिश की, तो क्या हुआ, चलना और रुक जाना दोनों स्टेट में परिवर्तन हो गया ना। तो साधारण भाषा में आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को समझते हुए चलेंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको रिलेट करके पढ़वाता है। बायो पढ़ेंगे तो खुद के ऊपर, केमिस्ट्री में थोड़ा होता है कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं देखती, लेकिन फिजिक्स की चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आती हैं। सबसे अच्छा है कि सेब से फल, आम का वो ग्रेविटेशन वाला जो था वो सबसे अच्छा है कि सारे फल नीचे की तरफ ही क्यों गिरते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कही गई कि बल एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा पूछ लेगा कि अदिश है कि सदिश है, ठीक है, गलती मत करिएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट। चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, ये देख लेते हैं। किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की स्पीड कहते हैं। कोई फिक्स टाइम इंटरवल है, समय अंतराल की बात की गई, टाइम पीरियड की बात की गई, उतने में चली गई जो दूरी होती है उसको हम चाल कहते हैं। कि इतनी स्पीड, इतने टाइम में 1 किलोमीटर में वो इतनी स्पीड से इतने जगह पे गया, इतने समय में इतनी जगह पे वो पहुंच गया, ठीक है। आप अपने शब्दों में भी कई तरीके से लिख सकते हैं, हर एक कई तरीके की डेफिनेशन अराइज हो सकती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर वह युक्ति है, युक्ति यानी कि डिवाइस है, जो टेम्परेचर या टेम्परेचर की प्रवणता, जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है उसको मापने में काम आता है, ठीक है। थर्मामीटर का यह इस्तेमाल है। आप अपने तरीके से भी बढ़िया आंसर लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। क्वेश्चंस थोड़ा बनते हैं इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट, अति लघुत्तरी तो हमने कर लिया। अब बारी है लघुत्तरी की, जो 2 नंबर के होते हैं, 12 से 18 होते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। विलायक किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विलायक एक ऐसा पदार्थ को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका प्रयोग विलयन बनाने में यानी कि सॉल्यूशन को बनाने में अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कोई सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, विलयन और विलायक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण यहाँ पे आप बढ़िया बता सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि नमक को पानी में डाला जाए, नमक यानी कि सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो पानी अधिक होने के कारण पानी एक विलायक कहलाएगा। पानी क्योंकि ज़्यादा, नमक उतना थोड़ी डालते हैं, नमक तो आप थोड़ा सा डालते हैं ना, आधा चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच क्या थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा नमकीन हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालें, लेकिन पानी की मात्रा तो ज़्यादा, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह पानी विलायक कहलाएगा। लेकिन उन दोनों के घुलने के कारण, नमक और पानी जब दोनों घुल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, और घुलने के कारण एक विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विलयन बन जाता है। अतः विलायक के वे पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी विलेय को घोला जाता है, जिसमें किसी सोल्यूशन को किसी सॉल्वेंट को विलेय को घोला जाता है तो एक विलयन बन जाता है, एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके अराइज होंगी और आप बेसिक से पढ़ते आए हैं। आगे चले नेक्स्ट। आयतन क्या होता है, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, देखिए जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कह रहे हैं। कोई सामान है, जैसे एक मिठाई का डब्बा, आपको पता है ना, 1 किलो 1.5 किलो जो भी कोई भी डिब्बा, वो डिब्बा बॉक्स, मिठाई का जो बॉक्स है, वो जितना एरिया आपका कवर कर रहा है, वो जितनी सरफेस को कवर कर रहा है वो उसका आयतन होगा। आप एक पानी का कोई बॉक्स डिब्बा ले लिए, या कोई जैसे दूध का जो डिब्बा आता है समझ लीजिए आम चीज़ों में, या रोटी का कैस्ट्रोल होता है, ठीक है, कई तरीके का आता है, तो उसमें आप पानी भर दीजिए। जितनी जगह को कवर करेगा, जितने एरिया को, स्पेस को, जगह को घेरेगा, वो ही उसका वॉल्यूम होगा। समझ में आ रही है बात। जो वस्तु जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जो वस्तु में सब कुछ आएगा, एनीथिंग। किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करने के लिए उस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होना ज़रूरी है। उसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये जान पाएंगे, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आपको आयतन निकालना है तो,
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, परागण की प्रक्रिया पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दो होता है। जब किसी पुष्प का परागकण यानी कि पॉलिन ग्रेन निकल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प, एक पौधा है, उस पौधे में एक डाल में फूल है, एक डाल में और फूल है, इसका पॉलिन ग्रेन उड़कर इसके पॉलिन ग्रेन पे आए, या तो एक प्लांट और लगाया है आपने, इसका उड़ के इस पे आए, ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। और पौधे में परागकण का नर भाग से मादा भाग का स्थानांतरण, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एंथर और फिलामेंट, इनका जब स्थानांतरण होता है तो ये स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो परागण की प्रक्रिया आपको समझ में आई कि इनका पॉलन उड़ के उस पे जाए या किसी दूसरे पे जाए, क्रॉस पॉलिनेशन हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो, इससे क्या होगा, उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। ये पॉलिनेशन का प्रोसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ जाएगा, वो आप जान रहे हैं। क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तो हो रहा है। अब देखिए, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। अच्छा, एक बात ये है कि फर्टिलाइजेशन से थोड़ा ऊपर वाला ही पूछ लेता है, या तो आपको जो एसेक्सुअल वाला दिया था वही पूछ लेता है, या प्लांट में पूछ लेता है, ठीक है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं पूछता, इतना मैंने देखा है कि नहीं पूछा गया, ये नहीं, इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप फर्टिलाइजेशन देख लीजिएगा, ठीक है। जंतुओं में मादा के अंडाणु, जंतुओं में और मादा के अंडाणु, जंतुओं में अलग है, और मादा के अंडाणु जो मेल गैमीट्स होते हैं और नर गैमीट्स जो होते हैं, उन दोनों को एक कर जो नए जीव का सृजन करते हैं उसे ही निषेचन। या तो एनिमल की बात की जाएगी तो उनके कैम, और मनुष्य की बात की जाएगी तो उनके कैम, ठीक है। इनके मेल गैमीट उनके फीमेल गैमीट जब मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यही चीज़ हूबहू जो है पौधों में तो होती ही होती है, यही चीज़ जानवरों में भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मुकुलन से क्या आशय है। मुकुलन, अब देखिए मुकुलन क्या है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव, एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। जैसे कोई बड़ा सा जो होता है कि मतलब जनरेशन का बड़ा है कोई, ठीक है, उसमें ये ऐसे साइड में ऐसे किनारे पे ऐसे जन्म लेता है, ठीक है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर, ये छोटा सा अंकुर है जो जनक जीव, ये जनक जीव है, उनके शरीर पर विकसित हो रहा है, और समय आने पर वो नए, जब समय आ जाएगा तो ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब उसका टाइम इंटरवल आ जाएगा तो ये इससे अलग हो जाएगा। निर्माण जीव के निर्माण के लिए खुद को एक जनक जीव से अलग कर, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं तो देखिए, ये जैसा जनक जीव ऐसा रहता है, यहाँ पे ये ऐसे निकलता है, ठीक है, बर्डिंग टाइप का। उसके बाद फिर ये क्या होता है, जब बड़ा हो जाता है तो ये खुद ही अलग करके अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुकुलन के लिए कही गई है। इसमें हाइड्रा और ईस्ट ऐसे होते हैं जो मुकुलन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन भी आता है, इसमें कई चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताएं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको लीफ के थ्रू जो होता है वो बताना, इन्हीं के थ्रू होता है। अब इसके बारे में थोड़ा लिखना होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण का मेन अंग होते हैं कि यही करते हैं यह प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट की मदद से सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके उसे रासायनिक, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का कहलाता है, जिसमें सूर्य के द्वारा, हमारे सूर्य दादा के द्वारा जो एनर्जी वो प्राप्त करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसमें केमिकल रिएक्शन करते हैं, H2 को, कार्बन डाइऑक्साइड का H2O का ग्लूकोज का मिला के सब कुछ करके और रासायनिक एनर्जी में उसको चेंज कर देते। तो ये पूरा एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ठीक। नेक्स्ट, फूल का क्या कार्य है। फूल, फ्लावर का क्या वर्क होता है। पौधे के सुंदर भाग होते हैं, सबसे सुंदर खूबसूरत होता है, ठीक है। मुझे फ्लावर बहुत पसंद है। पौधे के सुंदर भाग जो अपने मोहक रंगों और एक निर्णायक सुगंध से पर्यावरण को सुशोभित करते हैं, वो होते हैं फूल। फूल पौधे का प्रजनन अंग होते हैं, इन्हीं से रिप्रोडक्शन का कार्य आगे बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने साइंस का मॉडल पेपर दूसरा किया, 18 क्वेश्चंस किए, अच्छे से किए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा यूनिक लिए हुए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइए। हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।